पवन नारा बीजेपी दफ्तर में मौजूद है दिल्ली के, जहां जश्न नहीं मन रहा है लेकिन नया पोस्टर लगाया गया है कुछ संदेश देने के लिए। पवन नारा तक आवाज़ नहीं जा रही। पहला पोस्टर जो उन्होंने लगाया है वो मनोज तिवारी की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीर है और लिखा है भाजपा की प्रचंड जीत पर शहीदों को नमन, माँ तुझे सलाम, सुकमा शहीदों को समर्पित है यह जीत। ये पोस्टर इस वक्त दिल्ली बीजेपी ने अपने दफ्तर के बाहर लगाया है। कार्यकर्ताओं को मना किया गया कि वो पटाखे ना फोड़ें, फल फूल मिठाइयाँ लेकर वहाँ जश्न न मनाएं। सुकमा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी ने ये फैसला किया है और उसका असर भी वहाँ पर नजर आ रहा है। ढोल धमाके नहीं है, वहाँ पर नारेबाजी नहीं है, रंग गुलाल नहीं खेला जा रहा, कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे, हुड़दंग नहीं मचा रहे हैं, हल्ला नहीं मचा रहे हैं और जीत का जश्न नहीं मनाया जा रहा है। ये एक अच्छी परंपरा है बेशक निश्चित तौर पर, लेकिन जो परंपरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ला रही है, हारने के बाद एक लोगों को झूठे और बेवकूफ़ बताना, दूसरा ईवीएम पे सवाल उठाना, वो लोकतंत्र के लिए कितनी सेहत की बात है? मेरे ख्याल में ये पूरा जो सिलसिला चल रहा है आम आदमी पार्टी का, हर बार जीतेंगे तो ठीक है, अगर नहीं जीतेंगे तो ईवीएम्स में घपला घोटाला है। एक सेकंड रुको सर, शीला दीक्षित कुछ कह रही हैं, वो सुनवा दें। जरूर। एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन हम भी तीन दफ़ा जीते थे, तब एंटी इनकम्बेंसी तीसरी दफ़ा नहीं चली थी। और तो इस वजह से कोई एक जनता का मूड होता है, जनता एक फैसला करती है और ये आप लोग और हम लोग सोचते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त है, इस वक्त नहीं है। जनता ने फैसला लिया है सराखों पर। आपके हिसाब से जब आप आकलन करती हैं, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या कमी रह गई? क्या पार्टी के अंदर की गुटबाजी या प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह से पार्टी को चलाना, क्या आज के दिन आप एसेस करते हैं? अब इसके ऊपर तो जो चर्चाएं होंगी, जो निकलेगा, अभी तक तो अफवाहें हैं, लोग कहते हैं, नाराज़ जो लोग होते हैं वो ज़रा ज़्यादा बोलते हैं, जो कम होते हैं वो कम बोलते हैं। तो जब विश्लेषण जब किया जाएगा, तभी उस पर नतीजे पर हम पहुंच पाएंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कि एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक एग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इस चुनाव को जब कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी तो लगातार जो स्लोगन था उसमें ये कहा कि हमारे पास अनुभव है, लेकिन बावजूद इसके आप एक दिन भी आप प्रचार के लिए नहीं गई। उसी अनुभव की बात अजय माकन भी करते थे चुनाव के कैंपेन में, लेकिन आपने कभी प्रचार नहीं किया। नहीं, प्रचार मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे किसी ने कहा ही नहीं, तो अपने आप से निकल नहीं सकती थी। आपको बुलाया ही नहीं गया? ना, मेरे को नहीं किया। अच्छा, एक सवाल, अजय माकन के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है, आपको लगता है इतनी बड़ी हार के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स? देखिए, वो हाईकमांड इसको देखेगा, जो विश्लेषण करता है कि भाई क्या हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई, और उस पर फिर, क्योंकि ये गलती दोबारा ना हो पाए इस पर, क्योंकि थोड़े साल के अंदर वो हो जाएगा, पार्लियामेंट का पहले आएगा, फिर केजरीवाल जी का आएगा, तो इसमें से हर वक्त जब हम कुछ लूज करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक आगे सवाल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अभी फिर कहा है कि ईवीएम जिम्मेदार है। पहले चुनाव से पहले भी वो कह रहे थे, अब हारने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ईवीएम जिम्मेदार है, मोदी लहर की बात। देखिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट को तय करना है, इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि क्या करना चाहिए। जो हारता है वो कहता है ईवीएम खराब है, जो जीतता है वो कहता है ईवीएम बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है? मैं कोट करना चाहती हूँ कि हमारे पंजाब में जो इलेक्शन जीता, वहाँ पर ईवीएम की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई किसी ने कुछ कहा नहीं। तो इस पर देखना पड़ेगा। हालांकि एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि शंका जब होती है और ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ में जहाँ वोट का मसला है, सरकारें उसके बुनियाद पर बनती हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक ऐसा कदम इलेक्शन कमीशन को और गवर्नमेंट को मिल के करना चाहिए जिसमें लोगों का जो भी ये दुविधा है वो दूर हो जाए। आखिरी सवाल, कांग्रेस लगातार ये परसेप्शन बैटल क्यों लूज कर रही है? लगातार स्थानीय चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, अब देखिए, वी आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम। इसमें क्या मुश्किल है? ऐसा बीजेपी भी कितने बरसों आउट ऑफ पावर रही, आएगा, ठीक होगा, हम लोग अपने आप को करेक्ट करेंगे। मैं ये नहीं समझती हूँ कि भैया ये चुनाव हारने से हम लोग
कांग्रेस खत्म। कांग्रेस एक हिंदुस्तान की रूह है, देखिए लोग समझेंगे, आप देखो। तो सुना आपने शीला दीक्षित को, 2-3 उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि उनको किसी ने चुनाव प्रचार के लिए कहा ही नहीं, तो इसलिए वो अपने घर से बाहर नहीं निकली। जबकि अरविंदर सिंह लवली ये आरोप लगा रहे थे कि मुझे गद्दार कहने वाले उन लोगों से सवाल पूछे जिनके फोटो पोस्टरों पे लग रहे हैं पर वो अपने घर से नहीं निकल रहे पार्टी का प्रचार करने के लिए, वो बड़े गद्दार हैं कि मुझ जैसे लोग जो छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गए वो बड़े गद्दार हैं। दूसरी बड़ी बात, शीला दीक्षित ने कोई इस तरह का आरोप नहीं लगाया जैसा कांग्रेस के बाकी नेता लगा रहे हैं कि झूठे आरोप करके जीत गए, जनता बेवकूफ है, इस तरह की कोई बात शीला दीक्षित ने नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी को हमारी सरकार 3 बार फेल करके आ सकती है तो बीजेपी भी एमसीडी में तीसरी बार काबिज हो सकती है। एक बड़े नेता की तरह बड़े सम्मानजनक तरीके से उन्होंने ये बात कही। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि एक एमसीडी का चुनाव हारने से या उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाने से कांग्रेस को खत्म नहीं मान लेना चाहिए। कांग्रेस इस देश की रूह में बसती है और हमें यकीन है कि हम रिवाइव कर लेंगे। मैं जगजीवन जी से पूछना चाहता हूं उन्होंने इससे कुछ सीखा कि नहीं, पर मैं नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं जो बात आपने बीच में छोड़ी थी आप उसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये है कांग्रेस का तौर तरीके। 132 ईयर ओल्ड पार्टी ऐसे ही नहीं उभर के आया कि आप उसको बिल्कुल ही निकाल के फेंक सकते हो। ये होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस को अपनी इंट्रोस्पेक्शन और हार्ड डिसीजंस उनको लेना पड़ेगा और रैडिकली पार्टी को बदलना भी पड़ेगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। अब रही बात जो शीला दीक्षित जी ने कहा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 3 बार 15 साल एट अ स्ट्रेच, कि उनका गवर्नेंस अभी तक अप्रिशिएट होता है दिल्ली में, और जितने भी लीडर हैं सब कहते हैं कि उनके टाइम गवर्नेंस बड़ा अच्छा हुआ। उनको भी यही सब मुसीबतें का सामना करना पड़ा जो केजरीवाल अभी कर रहे हैं, क्योंकि पावर्स अलग अलग हैं और दिल्ली का ढांचा भी कुछ ऐसे है जिससे कि कुछ मेजर चीज़ पुलिस और बाकी चीज़ें सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली आता है, तो कुछ ना कुछ इसके वजह से दिक्कतें होती हैं। बट आखिरकार उन्होंने काम तो करके दिखाया कि दिल्ली में मेट्रो लाइन, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने इसका शिलान्यास किया और कांग्रेस ने आके इसको इनॉग्रेट कर दिया। देखिए, कहीं पर भी डेवलपमेंट अगर होता है तो कुछ तो टाइम लगेगा और आखिरकार आपने ज़रूर इनिशिएटिव लिया होगा, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ एक दूसरे राजनीतिक दल के साथ। तो मेरे ख्याल में ये एक कल्चर बड़ा साफ सुथरा कहता है। और ईवीएम्स के बारे में भी शीला दीक्षित जी ने कोई अनसेट चीज़ नहीं की, उन्होंने बिल्कुल बात स्पष्ट कर दी कि सेंटर को, सरकार को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पे जांच करनी चाहिए और जो भी आशंका है उसको दूर करनी चाहिए। मेरे ख्याल में यही ही एक आपको लगता नहीं चुनाव आयोग ने पर्याप्त किया है इस आशंका को दूर करने के लिए? अगर कोई तय करके बैठा हो कि मुझे तो मानना नहीं, उन्होंने कहा 2 दिन के लिए हमें ईवीएम दे दो, एक कमरे में बंद कर दो, हम हैक करके दिखा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तब इन्होंने कहा कि नहीं, पहले उस ईवीएम का मेक भी बता देना, उसकी चिप भी हमें घर पे दे देना, हम उसको तोड़ना फोड़ना खोलना सीख लेंगे, फिर हम हैक करेंगे। ये मतलब इलाहाबाद में कहावत कही जाती है, न खेलन दे गुच्ची में थूक दे। कंचे खेलते हैं जब बच्चे, कोई बच्चा जो नहीं खेलना जाता या उसको नहीं खिलाया जाता तो वो क्या करता है, वो जहाँ पर कंचा जाना होता है गोली, उसमें वो थूक देता है कि भाई दूसरे भी ना खेल पाए, इनके कंचे गंदे हो जाए। सर, अगर ये खतरनाक ना होता डेमोक्रेसी के लिए तो ये हास्यास्पद होता। ये खतरनाक है। इस तरह की फंडामेंटल चीज़ों पे प्रश्न उठाना एक तो वोटर की इंसल्ट है, अपमान है, पर दूसरा डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये अब अपने आप को डेमोक्रेटिक दायरे से बाहर ले रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां अगर ऐसा कर रही हैं तो इसका मतलब मैं तो ये मानूंगा कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कल तो आप कहेंगे कि मैं वोट में ही नहीं मानता, और कल आप कहेंगे कि ये पूरा प्रोसेस ही गलत है। तो मेरे ख्याल से इसको जितनी जल्दी प्रश्न ईवीएम वगैरह पे जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उन्हीं पे प्रश्न उठा के उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की फ्यूचर के लिए खतरा है। वो भी जरा जी
नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि शीला दीक्षित ने जो बयान दिया है वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का मुजाहरा किया है उन्होंने, और यही एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कि जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करता है उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई एक पार्टी या एक नेता को छोड़कर किसी ने इस पर कोई आपत्ति जताई है, लेकिन जैसा कि शीला दीक्षित ने कहा कि अगर हाँ कोई शक हो या कुछ हो तो उसका निवारण होना चाहिए, और डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है। लेकिन सिरे से आप एकदम से आप उसको नकार दें और कहें कि भाई ईवीएम तो सारे गलत है, जिस तरह मैं अभी देख रही थी आशुतोष जो उनके प्रवक्ता हैं आपके, तो बहुत ज़रूरत है इस पार्टी को इस मिसकंसेप्शन से उठने की कि भाई हम सही हैं, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप मुद्दे ला सकते हैं, आप चेंज की बात कर सकते हैं, आप लोगों में काम कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वोटर जो है वो आपको ही वोट देगा। वोटर का जो अपना है वो अपना एक उसकी आज़ादी है, वो 3 साल एक पार्टी को वोट दे सकता है, एक के बाद 3 टर्म्स दे सकता है, वो एक किसी पार्टी को नकार भी सकता है। हमने यूपी के इलेक्शन की बात की, तो कहीं ना कहीं वोटर्स की मानसिकता पे आपका प्रश्न चिन्ह जो है वो आपके लिए घातक साबित होगा। और कांग्रेस, और रोहित जी एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, अगर आप देखें तो हमने यूपी इलेक्शंस में भी देखा था, इस पर डिस्कशंस किया था, और इस एमसीडी इलेक्शंस में भी आप देखें कि जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी कि एक कम्युनिटी को पैसिफाई करना, तुष्टीकरण करना या उनको वोट बैंक समझना, वो वाला जो एक पर्सपेक्टिव है वो टूट रहा है। और ये बहुत अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जो काम करने वाला होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो किसी एक कम्युनिटी का या किसी एक तबके का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक मिसकंसेप्शंस थे, वोट बैंक की तरह यूज़ किए जाते थे, वो टूट रहे, और वो एक बहुत अच्छा कदम है।